मीम्स जो बनते हैं एआई से जो बनाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये क्रिएटिविटी है या फिर बस टाइम पास है अगर फ्यूचर के लिहाज से देखें तो? देखो, इसमें है ना, क्रिएटिविटी और टाइम पास का डिसीजन लेने से पहले आप देखोगे आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से कर रहे हो। एक्चुअली माइंडसेट है। तो एआई के साथ तो हम मतलब लिमिटलेसली सोच सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी और थिंकिंग लिमिटलेसली हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जितना आप गहरा सोचेंगे। आपने एक डेटा सेट को ह्यूमनली ट्रेंड कर दिया एक तरह से। अब जैसे मान लो कि कोई प्रॉम्प्ट लिखने की जो बात आती है, हम सब लोग आजकल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, बच्चे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं। क्या है वो प्रॉम्प्ट लिखना? क्या है? एक आर्ट हो गया ना, वो उसको बस एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे लिखना है। हाँ, एक आर्ट हो गया ना। पर वो आप जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दे दोगे उतना बढ़िया रिजल्ट दे लो। कौन सी जॉब्स जो है ये जाने वाली है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? जॉब्स ऑलमोस्ट देखो, रिसर्च बेस्ड जॉब तो चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और आपका स्वागत है बिग बिल्डर स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं नेटलियन आईटी सॉल्यूशन के सीईओ पंकज शर्मा जी, जिन्होंने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव सॉल्यूशन की फील्ड में अपना नाम बनाया है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके इनसाइट एआई और फ्यूचर ऑफ एआई के लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी बिग बिल्डर स्पेशल पॉडकास्ट में। नमस्कार दीपांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया यहाँ पे। हमने वो कई बार ये कहते हुए सुना है, इमेजिन मोर एंड क्रिएट फास्टर, और ये आपकी जो नेटलियन कंपनी है उसकी टैगलाइन भी है। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं? इमेजिन मोर और क्रिएट फास्टर से मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो पहली चीज़ आपको क्या दिमाग में आती है कि आपको कुछ सोच, एक विचार बनाना पड़ता है, एक क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ सोचना पड़ता है कि बनेगा ऐसा। थॉट तो आएगा ना पहले जी। और उसके बाद आप अगर उस विचार को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना जल्दी से, तो आपका है ना पैशन मर जाता है। तो उसके पीछे ये है कि आप है ना जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट करते करते आप जैसे देखोगे, पहली बार इम्प्लीमेंट किया या कुछ एग्जीक्यूट किया तो आपको कोई एक चीज़ बन के आएगी जिसमें लगेगा यार नहीं, ऐसा नहीं चाहता था, थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो आप जल्दी करोगे ना वो चीज़, मतलब जितना ज़्यादा इमेजिन करते जाओगे, जितना ज़्यादा क्रिएट करते जाओगे, तो एक फाइनल आउटपुट है ना बहुत क्रिस्प आएगा, बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा ऐसा। तो मेरा मानना ये है कि हम जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर लेना जी, उतना जल्दी आपको सक्सेस भी मिलती है। तो वही हमने नेटलियन में भी रखा है, ऐसा ही हमारा जिंदगी में भी है, सब चीज़ों में ऐसे ही चल रहा है। तो किस तरह एआई हेल्प करता है क्रिएट फास्टर में, अगर आप सोचते हैं उसको? अब आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो जो अपने जो 2 साल में चीज़ें बदली हैं एआई की वजह से, और जैसे तो जो काम हम सोचते थे पहले के एक पूरा दिन ले जाएगा, जैसे मान लो आपको कोई फॉर एन एग्जांपल है, आपको कोई लोगो बनाना है जी, तो आपने सोचा कि यार मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है, ऐसे एक तो थॉट ही नहीं आ रहा है, पहले तो थॉट आ भी रहा है तो बहुत वेग सा आ रहा है। फिर आप अपने क्रिएटिव आर्टिस्ट को समझा रहे हो, क्रिएटिव आर्टिस्ट उसमें कुछ अपना थॉट डाल के कुछ बनाना चाह रहा है। फिर वो जब बना के दिखाता है तब आप कहते हैं अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर वो हो गया, फिर वो दूसरा दिन लगेगा, फिर तीसरा दिन लगेगा, ऐसे करते करते एक लोगो बनने की प्रोसेस में ही है ना कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते थे। जब आपको थॉट क्लियर है जी, अभी वो काम हम 1 घंटे में कर रहे हैं, है ना। आप एआई को कुछ अपना प्रॉम्प्ट देंगे कि आप मेरे को ऐसा लोगो चाहिए, वो ऑप्शंस देगा, उसको जनरेट करके देगा, आपको तुरंत आपको लग गया कि अच्छा मेरे को ऐसा चाहिए था या नहीं चाहिए था। आप उसमें डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन लेके आप और बेटर करने की तरफ जा सकते हो। उसमें कुछ क्रिएटिविटी जोड़नी है तो आपका आर्टिस्ट उसमें जोड़ सकता है। पर आपका पहला जो काम था ना रिसर्च का, और कह लो कि क्रिएटिविटी को एक शक्ल देने का ना, वो काम उसने पहले कर दिया। तो एआई तो बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं अपन। और जैसे अभी हम कंटेंट लिखने में, बेटर करने में, एक्चुअली रिसर्च का काम हो गया। और हम तो मतलब एज एन आईटी कंपनी अगर हमसे पूछे तो हम तो बहुत सारी चीज़ों में एआई काम में ले रहे हैं। जैसे हम कोड लिखने में भी काम में ले रहे हैं। पहले कोड लिखने में आप डिपेंडेंसी थी डेवलपर के ऊपर, डेवलपर भी कहता था कि साहब मैं इसको शाम तक ये वाला पार्ट लिख के दूंगा। अभी हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, वो जो पूरे दिन में बस प्रॉम्प्ट लिखने का काम है कि मेरे को ये चाहिए। फिर उसमें हमें कुछ डीबग, मान लो अपने कोई चीज़ बना रखी है तो उसको डीबग करना है, वो भी एआई कर रहा है। पहले उसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी जी। तो हमारी कॉस्ट के साथ साथ, टाइम के साथ साथ सब कुछ बच रहा है ना। कंटेंट लिखना हो गया, किसी चीज़ को एनालाइज करना हो गया, किसी जगह हमें
एरर आइडेंटिफाई करनी है। तो ऐसे कोई जैसे मैंने बताया ही आपको कि इमेजेस क्रिएट करनी है, वीडियोस को मैं कुछ करना है तो उसमें भी अपने आप देख लो कितना होगा। अभी गूगल ने भी एक नैनो बनाना और मुझे एक्चुअली अवतार वगैरह बनाने का गूगल जेमिनी। वीओ और ये सब लॉन्च किया। तो और जेमिनाई और चैट जीपीटी में एक तरह से बिल्कुल लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में एक यूजर का फायदा हो रहा है, कौन बेटर सर्विसेज देना चाहता है। तो ऐसे करके हम मतलब ये कहो कि आपने आईटी कंपनीज में जो अनस्किल्ड लोगों को हम रख के काम चलाते थे ना, अब उनकी जरूरत नहीं है। या तो आप यू शुड बी स्किल्ड, जी सर। देन ओनली यू कैन सर्वाइव, है ना। ये एक बात। तो जो बदली ये है। डीप फेक और ये सब बनते हैं, मीम्स जो बनते हैं एआई से जो बनाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये क्रिएटिविटी है या फिर बस टाइम पास है अगर फ्यूचर के लिहाज से देखें तो? देखो इसमें ना क्रिएटिविटी और टाइम पास का डिसीजन लेने से पहले आप देखोगे आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से कर रहे हो। एक्चुअली माइंडसेट है ना। अब बहुत बड़ी ऊर्जा आपकी आपका यंगस्टर जो मतलब कुछ काम करता है या कुछ नया सीखता है, वो इसकी बजाय इसमें लगाए कि मैं कोई एक्टर का कोई मीम बना दूं उसमें बैठ के और मेरा वायरल हो जाना चाहिए। उससे मिलना क्या है, आपने क्या सीखा, है ना। तो उसके लिए तो टाइम पास हो गया ना, ये पूरी तरह से टाइम बर्बाद हो गया, पास भी नहीं बर्बाद कर हो रहे आप, डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप अपना टाइम और क्रिएटिविटी और दिमाग, तो तीनों चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और कोई ये कहे कि नहीं कोई कार्टूनिस्ट है, अखबार में पहले कार्टून आता था ना जी। में के साथ, वो व्यंग होता था, सटायर होता था। अब उस कार्टूनिस्ट की लाइफ इजी करने के लिए तो यही बहुत अच्छी होगी ना। कोई भी चीज, कोई मीम बनानी है, वो जो बात कहना चाहता है उसके लिए तो बात होगी, उसका पेशा है। उसके लिए एक मीम, पहले वो एक कार्टून बनाता था, आर के लक्ष्मण कितने पॉपुलर है ना। उनका एक कार्टून आता था पूरे उसमें अखबार में, वो कार्टून सब देखते थे, अखबार न्यूज पर कोई नहीं पढ़े। उनके लिए लाइफ कितनी इजी हो गई, इजी हो गई, बस प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट डालना है, अपनी तरह। उनको 10 ऑप्शन मिलेंगे, हर न्यूज पे मिलेंगे, आप कई तरह से अपनी बात कह सकते हो, है ना? तो ये उनके लिए तो क्रिएटिविटी है। और जो इस तरह से कर रहे हैं तो यंगस्टर्स को तो भटकाव वाली बात है, वो सोशल मीडिया पे खूब है वैसे भी, तो उनके लिए तो हो सकता है। तो एआई के साथ तो हम मतलब लिमिटलेसली सोच सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी और थिंकिंग लिमिटलेसली हो सकती है बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जितना आप गहरा सोचेंगे। आपने एक डेटा सेट को ह्यूमनली ट्रेंड कर दिया एक तरह से, तो आपके लिए चीजें लिमिट में तो रही नहीं ना। फिर हम कहाँ, मतलब एक आदमी कहाँ कम पड़ता है चीजें याद रखने में, चीजों को कैलकुलेट करने में थोड़ा स्लो है, कोई फास्ट होता है कोई स्लो होता है, पर वो उसके पास वो सीमा ही नहीं है ना जी। वो तो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी जितना आप मशीन अच्छा में पावर होंगी उतना सब कुछ बना लेगा वो। उस तरह से चल रही है। पिछले जो 14 आप लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको टेक का, क्या क्या ट्रेंड्स आपने देखे हैं टेक के? हमने आप देखो, मैं आई स्टार्टेड माय करियर इन 2005 आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप देखो हमने पढ़ाई की, हमने कोबोल पढ़ा है, कोबोल का नाम भी नहीं सुना होगा अभी नए बच्चों ने, है ना। उसमें जो हमने पढ़ा है, हम जब नौकरी करने के लिए बाहर आए, जब मार्केट में उतरे तो कोबोल आउटडेटेड थी। अब आप समझ रहे हो, तो जब हम आए तो हमारे सामने दूसरी लैंग्वेजेस आती थी, है ना, उनको डेवलप हो रही थी। इंटरनेट इंडस्ट्री बूम पे था 2005 में, तो मतलब इंटरनेट इंडस्ट्री 2000 अराउंड 2000 थोड़ा बूम पे आया। बूम पे। और 2005 में तो हमने फ्लरिश होना शुरू हो गया था, हर कोई यूज लेने लग गया था, मोबाइल सबके हाथों में आ गए थे। तो एक तरह से कहो कि हमने ना, मतलब मेरी वाली जनरेशन ने वो सब देखा है जो जिसमें कहते हैं कि जादू हो रहा है। आप पहले वीडियो कॉल कहाँ होते थे, इमेजिन नहीं कर सकते थे वीडियो कॉल। एसटीडी पे लाइन लगाई हमने, है ना, एसटीडी पे खड़े होके कि अब हमारा नंबर आएगा तो हम कॉल करेंगे, है ना। मोबाइल्स आ गए, फिर उस पे मोबाइल्स पे पहले पेजर आया, फिर मोबाइल आया, फिर एसएमएस के पैसे लगते थे, है ना। डेटा ही बहुत महंगा था पहले डेटा तो। बहुत महंगा था, है ना। आप साइबर कैफेज का बिजनेस हुआ करता था, अभी कोई नहीं है ना, बंद है सब बंद हो गए। ये हमने देखा है होते हुए। साइबर कैफे में जाके इंटरनेट यूज करना, ये हमारा एक वो हुआ करता था कि ये काम करने, कोई वेबसाइट देख के कोई इंफॉर्मेशन निकाल जल्दी से जल्दी करना है। हाँ, वो वो फेसबुक बहुत स्लो चलता था, ऐसे लोड होता था धीरे धीरे, है ना। MSN.com सबसे ज्यादा चलता था, Yahoo.com सबसे ज्यादा चलता था, जीमेल कोई जानता नहीं था,
है ना। जीमेल आया, फिर मतलब जीमेल में आप देखो, मैंने अपनी ईमेल आईडी 2002 में बनाई है जीमेल पे, है ना। तब बहुत कम लोगों के पास थी। तब आप एआई को देखते थे तो क्या सोचते थे, मतलब 2005 में नहीं, हम एआई के बारे में अगर सुना हो imagine तो? नहीं करते थे। ये तो मैं और मेरे दोस्त या जो भी हम आईटी में थे, हम लोगों के लिए एआई तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुआ करती थी बस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ये होगा, मशीन लैंग्वेज ऐसे होती है, ऐसे काम करती है। पर आप ना, जब जब तक आप है ना, जैसे देखते हैं ना कि चीजों पे विश्वास होना कब शुरू होता है, जब कभी तो देखी हो ना। जी। पिछली पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं, हमने देखा, तो हम कैसे थोड़ी करें। और फिर क्या, चीजें भी बहुत स्लो चलती है। ऐसे अभी जैसा बदला है ना, जैसे आप देखो कोरोना के बाद से जैसे चीजें बदली है ना, 2020 के बाद से 25 तक, उतना चेंजिंग एरा तो 2005 से 20 तक में भी नहीं आया, कोविड के बाद से। कोविड के बाद से। तो ये जो इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये पहले नहीं होता था ऐसे। हमने देखा है, मतलब मुझे याद है कि हम मतलब जब मैं जॉब में था, मान लो हमें एक वेबसाइट बनानी है, 5 पेज वेबसाइट है, नॉर्मल है वैसे। 5 पेज वेबसाइट बनाने में मेरे को 12-13 दिन लगते थे, है ना। उसमें एक एक चीज चेक करना, ऐसे करना। और डिजाइन आ रही है, हम यूके के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हम चैट कैसे करते थे, वीडियो कॉल कभी नहीं होती थी, है ना, वॉइस कॉल होती थी कभी कभी, है। और उसके डीबग करना बहुत मुश्किल होता था। हम इसके डीबग के लिए 2 लोग चेक करते थे, पर क्लाइंट को चेक करके बता देता था ये गलती है। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, और एआई की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब कितने दिन में हो जाता है? अब आज की जनरेशन को ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें 12 दिन क्यों लगेंगे। होगा ना। आज 5 पेज वेबसाइट 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ 2 मिनट में बना देगा कोई, है ना। तो बच्चों को कैसे पता लगेगा, वो अंतर आएगा हमारे उन चीजों में, पूरा डिजाइन करके दे देगा अब तो। हाँ, सब कुछ होना। यही, जैसा आपने कहा कि पिछले 5 साल में बहुत बड़ा बूम आया है एआई के अंदर, आगे आप क्या देखते हैं, अगले 10 साल में एआई कहाँ जा सकता है? देखो आप है ना, ये मान लो, अब चूंकि हमने ये देख लिया ना कि अब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं, तो अब आप क्या सोच सकते हो वो बताओ, वो होगा। जैसे अपने भारत में आप ये इमेजिन तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स चलेंगी। कर सकते हो क्या? अमेरिका में चल रही हैं जी, कहीं और भी चल रही है, टेस्ला वगैरह चल रही है। इंडिया में चलेंगी क्या? कोई इमेजिन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। यहाँ चलेंगी, और इसी स्ट्रक्चर में चलेंगी, देखना आप। मतलब होंगी ये, मतलब उस एआई की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो इमेजिन नहीं कर पा रहे, और अभी वहां पे जो वो अभी कैसे चलती है ड्राइवरलेस कार, के उसको बीच वाली जो पट्टी है उसको देख के चलता है, उसको साइड की पट्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब इधर वाली रोड भी दिखनी चाहिए, उधर वाली, उसके कैमरे सेंसर सब डिसाइड करते हैं, सब चीजें करती हैं। अब वो धीरे धीरे इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि जैसे हम कैसे चला रहे हैं मैनुअली, हम कार कैसे चला रहे हैं जी, हम भी तो इंटेलिजेंट ही हुए ना। पीछे देखता आगे देखता ठुक भी जाती है, ठीक है, वैसा होगा। मुझे लगता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। हाँ, वो गलती ही नहीं करेगा जी। और मतलब कार्स का कह लो या कोई और चीजों का कह लो, इन सब में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली वो रुकेंगी। मतलब वो जो कोलैप होने वाली चीजें तो स्थिति नहीं बनेगी, मतलब कंडीशन ही नहीं आने देंगे, वैसा चीजें होंगी। जैसे बहुत बेसिक्स सी बात है कि जो बच्चे आगे आने वाले टाइम में स्कूल्स खत्म हो जाएंगे, ये आप मान लें, स्कूल्स नहीं रहेंगे। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि नॉलेज की कोई कीमत नहीं रहेगी यहाँ पे। नॉलेज कहाँ है बताओ? नॉलेज हमारे एक क्लिक पे है। क्या चाहिए आपको? अच्छा, 2025 में क्या, 1920 में क्या हुआ था, एक क्लिक पे सब मिलेगा एक्चुअली। अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है उसको 1920 में क्या हुआ था, और ये सब जगह मिलेगा। भाई पहले इंटेलिजेंट आदमी कौन हुआ करता था? कौन हुआ था? जिसको बहुत ज्यादा याद रहती थी चीजें, कि मतलब के आईएएस में चयन किसका हो रहा हो, इसको ये भी याद है, हिस्ट्री का इतना याद है, इसका डिसीजन बना। तो उस नॉलेज की वैल्यू हुआ करती थी ना। नॉलेज की वैल्यू नहीं रहेगी, अब रहेगी स्किल की वैल्यू। कौन सी स्किल? आप उस स्किल कितनी मीनिंगफुली उस नॉलेज को आप ग्रास्प करोगे, लेके आओगे दुनिया के सामने। नॉलेज तो पड़ी है अब उसको आप प्रेजेंट कितनी स्किलफुली करोगे ना, वो है बात। और उसमें भी एआई हेल्प करेगा। हाँ, वो प्रेजेंट कैसे हेल्प करेगा वही है। अब जैसे मान लो कि
कोई प्रॉम्प्ट लिखने की जो बात आती है, हम सब लोग आजकल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, बच्चे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं। क्या है वो प्रॉम्प्ट लिखना? क्या है? एक आर्ट हो अपनी गया ना, थिंकिंग है, वो उसको बस एग्जीक्यूट करना है, वहां पे लिखना है। हाँ, एक आर्ट हो गया ना। पर वो आप जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दे दोगे उतना बढ़िया रिजल्ट ले लो, है ना। मैंने कहा कि एक रिज्यूम लिख दो, एक बायोडेटा बना दो, और एक मैंने कुछ मेंशन करके बोला कि मेरे को इस तरह का और ऐसा ऐसा बायोडेटा चाहिए, है ना। तो वो दोनों में आउटपुट अलग अलग ला रहा है ना, वो, है ना, वो आपकी डिमांड के हिसाब से ला रहा है। तो कौन लिखेगा बढ़िया, जैसे उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक बार हम घर पे बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी, हम कुछ ऐसे कोई नाम सोच रहे थे कि नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है, उसका कोई नाम होना चाहिए। तो मैंने कोई प्रॉम्प्ट लिखा कि एक फैमिली पॉडकास्ट के लिए यूट्यूब चैनल का नाम सजेस्ट करो। मैंने सिंपल लिखा। मेरी बेटी ने कुछ और लिखा। उसने मेरे वाले प्रॉम्प्ट को उसने बोला, पापा क्या रविश, क्या लिखा आपने, आउटडेटेड है ये। आउटडेटेड। आप मतलब उसने जिस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा, उसने 2 एग्जांपल डाले उसमें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आउटपुट आया वो अलग था बिल्कुल। स्मार्ट है वो 8th में, कंपैरिजन समझ रहे हो क्लास आप? में। है ना, 8th क्लास में। तो उसकी ट्रेनिंग, मतलब वो बच्चा जो इस तरह की स्किल या इस तरह का हुनर रखेगा ना, तो हुनर वाले की हमेशा डिमांड रही है। पहले दूसरा तरह का हुनर हो सकता है कि साहब, अब मान लो कोई अंगूठी अच्छी बनाता है, बनाएगा वो तो अच्छी, फिजिकल चीजों में डिमांड है वैसे ही। तो ऐसे ही अब वो अंगूठी अच्छी नहीं बनाने और बनाने में अंतर क्या था? भाई 2 लोग अंगूठी बनाते, कोई एक हुनर बहुत अच्छी बनाता है, और वो अंतर जैसा पहले था ना, वैसे अंतर अभी भी रहेगा। सबके सामने नॉलेज पड़ी होगी, कौन कैसे उठाएगा ना उस नॉलेज को, कौन सी वाली चीज काम की आएगी, उसको कैसे प्रेजेंट करेगा ना, उसकी नॉलेज। प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन ज्यादा बेटर प्रॉम्प्ट लिख पाता है, तो यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी वैल्यू रहेगी। ऐसे बदलेगा ये चीज, आप और मैं देखेंगे अब। कौन सी जॉब्स जो है ये जाने वाली है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? जॉब्स ऑलमोस्ट देखो, रिसर्च बेस्ड जॉब तो चली गई। अब आपको रिसर्च बेस्ड जॉब की जरूरत नहीं है ना, रिसर्च करने वाले की जरूरत ही नहीं होती। पहले आप मीडिया इंडस्ट्री को ही ले लो, पहले अखबार एक एक करके पलटते थे ना कि साहब ये घटना पहले कितनी बार हुई है निकालो, तो पिछली। फिर कंप्यूटर आया, फिर वो देखने लगे कि साहब अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ डकैती कितनी जगह हुई है जयपुर में, तो वो देखने के लिए अब वो एक कीवर्ड लिखेगा तो सारे आने लगे, होने लगा। फिर उसमें से आप निकालते थे, आपको थोड़ा सा काम है। अब क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आप लिखोगे कि साहब ये मेरे को न्यूज लिख के दो, कि जिसमें ये भी लेके आओ कि साहब पिछले 5 साल में कितनी जगह डकैती हुई है। तो रिसर्च तो खत्म हो गई ना। अब आप कह रहे हो कि साहब एआई डिटेक्टर टूल ये बताएगा एआई जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है। आपको मान लो इसका कोई रेस्ट्रिक्शन है कि एआई जनरेटेड कंटेंट को नहीं प्रिंट करना है, या ऐसा कुछ अगर मान लो है, तो उसको ह्यूमनाइज करने के लिए भी एक एआई है है ना। तो ये सब अवेलेबल है। तो जॉब तो जाने वाली है, रिसर्च वाले की जाएगी जॉब। मैं कह रहा हूँ ना, जो जिसके पास अपनी जॉब को जस्टिफाई करने का रीजन नहीं है ना, जॉब जाएगी। कोडर की भी जॉब जाएगी, कोई वेबसाइट नहीं बनवाने वाला किसी से, एप्स भी नहीं बनवाने, वेब डेवलपर वगैरह, ग्राफिक डिजाइनर, एप्स में भी दिक्कत आने वाली है। ऐप डेवलपर, हाँ, तो एप्स बनने को तैयार आपको चाहिए। मान लो आपको फूड डिलीवरी ऐप बनानी है जी, आप एक प्रॉम्प्ट लिखो, आई नीड टू डेवलप ए फूड डिलीवरी ऐप, आई नीड ऑल द कोड, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, सब कुछ चाहिए मेरे को, डेटाबेस भी स्ट्रक्चर बना के दो, सब। अब आप में उतनी अकल तो चाहिए कि वो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो लिख के दे दिया उसने, तो उसको कहाँ पे होस्ट करना है वो करना है, बना एक दिन में तैयार। हम उसका चार्ज करते थे, फूड डिलीवरी ऐप हमसे कोई हम 15 लाख रुपए मांगे, अब कैसे मांगे 15 लाख रुपए, मैं ही बना के लाऊं। हाँ तो वो है। अब किसी बात आएगी कि बिजनेस आइडिया क्या है। ऐप तो कोई भी बना लेगा, बिजनेस में चलेगा कैसे, कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप। हाँ, नहीं मतलब ये मान लो फूड डिलीवरी ऐप तो आपने बना ली, पर बिजनेस आइडिया क्या है, ये चलेगी कैसे, मार्केट में बिकेगी कैसे, इसकी डिमांड होगी अब, असली काम की डिमांड होगी अब। उसमें भी डेटा एनालिटिक्स आपकी हेल्प कर सकता है। वो तो करेगा ही, वो करेगा।
वहाँ पे आपका डिसीजन चाहिए, आपके डिसीजन रिस्क टेकिंग पावर चाहिए कि आप कैसे रिसर्च के सारे टूल्स होंगे आपके सामने, सब कुछ पड़ा होगा, ये चलता है ये नहीं चलता है, ऐसे पड़ा होगा, डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन तो अभी भी आप ही लोगे। तो ये सारी जॉब्स कहाँ हैं, कहाँ रहेंगी फिर? इनको सबको आफत आने वाली है। कई सारी जॉब्स जाएगी, कई सारी आएगी। कोई भी अपने आप को ये समझ रहा हो कि मेरी कोई, मैं डेवलपर्स को बता देता हूँ, आईटी कंपनी चलाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स जो अपने आप को ये समझे कि नहीं मेरी तो लाइफ बन गई, करियर सेट है, ना, आइदर यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। एवरेज लग जाएगी एवरेज बच्चों की। आपने जॉब क्यों नहीं की? मैंने जॉब किया, मैंने 2005 में जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने करीब 4.5 साल जॉब किया। ओके। देन आपके पास ये आइडिया आया? आइडिया कैसा है, मतलब डिजिटल सॉल्यूशंस का? मैंने मैंने अपना काम इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन क्रिएट मोर व्हाट आई एम क्रिएटिंग फॉर एनीवन एल्स। और जो ये कर रहे हैं या जैसे करना चाहते हैं, जैसे चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, इसमें बहुत गैप है। मुझे हमेशा से लगता था, जैसे मान लो मैं किसी क्लाइंट को, हमारी कंपनी का एक वो है कि सब आप 7 बजे घर आ गए, क्लाइंट को रात को दिक्कत आ रही है। और किस क्लाइंट को दिक्कत आ रही है? जिसके यहाँ देने अभी, यानी यूएस में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, उसको दिक्कत आ रही है। उसकी गलती थोड़ी है कि हमारे यहाँ रात है ना, गैप है ना, हम नहीं दे पा रहे ना सपोर्ट। मुझे हमेशा से लगता था ये सब चीज़ें होते हैं, तो हम नहीं कर पाते थे। मुझे लगता था कि यार ये मैं कर सकता हूँ, है ना, मुझे ये चीज़ें पता है। 4-4.5 साल जॉब किया तो उसमें समझ में भी आया कि प्लस क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं, हम कैसे काम करना चाहिए, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, टीम के साथ काम कैसे किया जाता है ना। एक नॉर्मल डेवलपर से प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंचा, फिर मैनेजमेंट सीखा, कई लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, ईमानदारी से सीखना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। उसमें ऐसे एक बार में सक्सेस नहीं मिलती, उसमें कई सारी चीज़ें, कहानियाँ बहुत हैं उसमें कि कैसे हम फेल हो गए, फिर दोबारा फेल हो गए, फिर थोड़ी सक्सेस मिल गई, फिर लगा कि हाँ साहब ये है। तो अभी जब स्टार्ट किया था, जब एक क्लाइंट था सिंगल, आज हमारे पास करीब 200 से ज़्यादा क्लाइंट है यूएस में। बट वो जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आना, रिस्क टेकिंग चाहिए, एबिलिटी चाहिए। हाँ वो तो है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग है, कोई गट्स चाहिए या फिर कैलकुलेशन चाहिए? उसमें कैलकुलेशन से ज़्यादा आपको, आपका 2 चीज़ें चाहिए कि एक तो आपको है ना, आपको खुद पे थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। हवा में आदमी बात करेगा ना तो नहीं बात बनती है ना, कि यार मैं कर लूँगा से मतलब है कि आपने किया है क्या पहले। कई लोग क्या, एंटरप्रेन्योर बनने से पहले इतनी आंकड़ों में, कैलकुलेशंस में इतना ज़्यादा अपने आप को प्लस मान लेते हैं कि वो उन्हें लगता है ये तो बिजनेस चल गया हमें। वो तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ना, मैं वैसा था। मेरे को तो बिल्कुल उल्टा ही, मैंने जो सोचा वैसा हुआ ही नहीं कभी, तो वो नेगेटिव में ही जाता था। मैं तो प्लस करने जाता था, माइनस करके लाता था। उससे फायदा क्या होता था? नुकसान तो होता ही था, फायदा ये होता था कि मुझे पता लगता था कि ये नहीं करना। एक्चुअली वो गलतियों से सीखे तो ये नहीं करना, तो अब दूसरा क्या स्टेप है, तीसरा क्या स्टेप है, चौथा क्या स्टेप। रिस्क टेकिंग से ज्यादा मैं ये कहूंगा उस चीज में कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप बार बार आप क्विट नहीं करो। मतलब ये फेलियर्स के बावजूद, हाँ फेलियर्स के बावजूद आप क्विट नहीं करोगे ना, तो आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर दोगे, बिजनेस का कोई भी चीज खड़ी कर दोगे आप। जो भी जिस भी चीज में आपको लगता है कि यार ये वैल्यूएबल है, ये मीनिंगफुल काम है, ये होना चाहिए। हाँ 5 कंपटीटर और हैं, 10 कंपटीटर और हैं, ठीक बात है। आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कमी कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ। जैसे मैंने अपने वाले बिजनेस में मैंने सिंपल सी आइडेंटिफाई की, मैं रात को काम करता था, रात को मैं अवेलेबल रहता था, ऑलमोस्ट 24 आवर अवेलेबल था मैं क्लाइंट्स के लिए। अगर कोई हाय रात को 2 बजे भी बोल रहा है तो भी मेरी तरफ से हाय के जवाब जाता था। मैंने अपने आप को वैसे ट्रेन किया कि मैं रात को रहूँ, कैसे मैं सोऊंगा मुझे नहीं पता, वो जैसे भी सेट करना था मेरे को मैंने किया, पर मैं 24 आवर अवेलेबल था। पहले 5 साल तो मैंने ऐसे ही किया, तो उससे काम मिलता था, है ना। फिर डिलीवरी मेक श्योर करना, 2-3 कुछ एक उसूल तो आपको बनाने पड़ेंगे ना, आप कुछ काम करने जा रहे हो तो कि साहब आपने अगर मैंने इफ आई कमिटेड कि मैंने हाँ किया है कि मेरे को ये काम मैं आपको दूंगा, तो फिर ऑन एनी कॉस्ट आई हैव टू डिलीवर,
चाहे मेरे को करना पड़े, या मेरे को 2 जने और बुला के करवाने पड़े, या उनको ज्यादा पैसे देने पड़े, या फिर मेरे को लॉस हो जाए, पर आई शुड डिलीवर, है ना। ये मेरी ड्यूटी है अगर मैंने हाँ कर ली तो, है ना। ये उसूल कह लो, या ये बिजनेस करने का तरीका कह लो, इसको वैसे कह लो। तो ये सब चीजें, ये बातें तो आपको रखनी पड़ेंगी कोई भी चीज करने से पहले। लोग एक्चुअली कई बार यूँ सोचते हैं 9 to 5 से परेशान होकर यूँ सोचते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, बट बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत है। इट्स 24 आवर जॉब, एक्चुअली 24, हाँ, आपको अवेलेबल रहना होगा। जॉब, है ना। पर उसका फायदा ये है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप जब कुछ गेन करते हो ना, तो वो आपका होता है। जैसे आपने लॉसेस को अपने पारी में रखा है, वैसे गेन भी आपकी पारी के होते हैं। तो गेन आता है जब बहुत अच्छा आता है, सारा आपका होता है, आपको खुशी मिलती है, पहली चीज। फिर आपको ये नहीं लगता, एक और चीज होती है, जैसे आप जब अपने घर पे जब कोई काम करते हैं, तो आपको ये तो नहीं लगता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ घर पे। मतलब जैसे आप परिवार के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे मान लो फंक्शन है, दीदी की शादी है मान लो किसी की, अब उसमें कोई काम कर रहा है, तो वो ये थोड़ी सोचता है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, कि मेरे को 8 घंटे हो गए और इतने पैसे मिलने चाहिए थे। ऐसे थोड़ी करता है कोई। वो ये कहता है कि मेरे को ये जॉब है इसमें, और उसको आनंद आता है जी। परिवार के साथ बुलता भी खूब लग रहे हैं। आप देखो ना भाइयों की स्थिति क्या होती है बहन की शादी में, है ना। तो भागते दौड़ते रहते हैं, किसी भी शादी में ले लो, चाहे कैसी भी हो, तो वो क्या जॉब के हिसाब से करते हैं। कितना मजा आता है उनको, आता है, फ्लो में जाता है, फ्लो में जाता है, क्योंकि उसका मन है वहां पे, चीजें लगी हुई है। सेम ऐसा ही वहां पे। तो वो 9 to 5 की जॉब से परेशान हो गया, नहीं काम करने की वजह से परेशान होके अगर जॉब करने वो बिजनेस में आ रहा है, तो वो नहीं बैठे। हाँ, उसे लगता है कि यार मेरे को ये लगता है कि मैं ये काम में मेरे को मजा आता है और मैं ये काम बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, तो मैं अपने लिए कर लूँ। प्लीज डू। एक्चुअली माइंडसेट क्या है वो मैटर करता है ज्यादा। आपको करना पड़ेगा। पर ये है कि बिजनेस 24 आवर जॉब है, और वो आदत पड़ जाती है। फिर अगर आप इतने बड़े सपने देख रहे हो, तो एक्चुअली आपको आदत पड़ जाती है कि आपको लगता ही नहीं है कि वो 24 आवर जॉब है। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है ना, तो उसमें मजा आता भी है। मैं इंडियंस को काफी बार देखता हूँ, वो डरते हैं एआई से, टेक्नोलॉजी से, क्योंकि उनके लिए काफी नया लगता है। अगर जेंजी तो चलो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली जनरेशन जो है, मिलेनियल्स है, वो काफी डरते हैं एआई से, और वो अपग्रेड करने से डरते हैं। क्या ये मतलब आगे आके चैलेंजेस फेस करेंगे जो बिजनेस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस ये एआई को? देखो, एआई को तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर बिजनेसेस या कोई भी इंसान है या कंपनी है, बिजनेस है, वो ये सोच रहा है कि नहीं मैं ट्रेडिशनल वे में जैसे मैं काम कर रहा था वैसे ही मैं करता रहूंगा, तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। तो टाइम ज्यादा लगाएगा ना चीजों पे, वैसी चीजों करना ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, आप देखना धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है ना। अभी आप ओवरऑल जितने भी इंटरनेट यूजर्स होंगे ना हमारे, करीब 90% से ज्यादा ने एक्सेप्ट कर लिया कि एआई में हम जा रहे हैं। या हमें कई ऑफिसेज ने तो ऑटोमेटेड कर दिए, पूरे ऑफिस एआई बेस्ड हो गए। कोई है ही नहीं वहां पे कि सब कुछ एआई कर रहा है। उन्होंने ये मोटो बना लिया कि मेरे को पूरा ऑफिस एआई बेस्ड चलाना। किस तरह से हो सकता है ये? आप हर काम को एआई कि आप जो मान लो ऐसे आपको आपके यहाँ 10 लोगों का स्टाफ है जी, ठीक है ना। आपने कोई काम होते होंगे, टास्क लिस्ट होती होगी रोजाना की, ये टास्क लिस्ट है। तो उस काम को करने के आपने टास्क में कौन कौन असाइंड है उसको वो देख लो, वो करता क्या है वो देख लो, उसकी खूबी क्या है कि साहब ये आदमी ये चीज निकाल के देता है, ये आदमी ये चीज निकाल के देता है, फिर ये आदमी उन दोनों को मर्ज करता है। आप उसके लिए क्या करोगे? आप ऐसे प्रॉम्प्ट सेट करोगे, एपीआईज बनाओगे और फिक्स कर दोगे कि आप ये वाली चीज यहाँ से उठेगी, ये वाली यहाँ से उठेगी, अपने बना के देंगे। जो 10 आदमियों का काम है वो एक आदमी करेगा। अब आप कहोगे बेरोजगारी हो जाएगी, तो ये बेरोजगारी नहीं है, अनस्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, उनको कहा जाए कि आप अपग्रेड करो। मेरा एक और मानना है कि आप बिजनेस जब कोई कर रहे हो, तो अगर दुनिया तो बदलेगी, है ना, ये तो तय है। और आप अगर जैसे मैं मान लो मेरा सबसे ज्यादा टाइम इसी में जाता है कि मेरा डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, आईटी कंपनी में मेरा डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, डिलीवरीज मेक श्योर करने में ही जा रहा है। तो मैं नया क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा? मैं उसी में उलझा रहा था। मैं कह रहा हूँ किसी को नौकरी से मत निकालो, पर कहो उनसे कहो कि अपग्रेड करिए, गिव देम सम टाइम, है ना, कि भाई आप है ना ये सीखो, ये कैसे हो जाता है, आप जो काम इसको ऐसे कर रहे हो इसको ना करके आप एआई से यूटिलाइज करो। अब आप मान लो आपने पूरे 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर लिया, ठीक है। अब 7 घंटे क्या करना है मुझे सोचना चाहिए, और उसको दिमाग लगाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बन गया, इससे पैसे कैसे आने थे, वहां पे जाए हम, है ना।
हर जो बचा हुआ टाइम है हम रियल रीजन ऑफ ग्रोइंग जो है ना उस बिजनेस का उसमें लगाएं, तो सच में बात बनने वाली है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है इससे। तो हम रियल ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं कि हमारा प्योर पार्ट, अभी ऐसे नहीं कर सकते कि पूरे 100 में से 40 नंबर तो सब मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, 20 नंबर उसको संभालने में जा रहा है, फिर 40 नंबर की मार्केटिंग हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सब चीज 10 में रह जाएगा, 90 में मार्केटिंग करो, तो आप कितना ज्यादा करोगे, अच्छा करोगे, प्रयोग कर पाओगे नहीं। जैसा पहले तो हम ये सोच ही नहीं पाते थे, आप ये कर लो, दूसरी चीज नहीं कर पाओ, तो ऐसे बढ़ रही है। तो बिजनेसेस को दे हैव टू एक्सेप्ट इट, और अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, है ना। और कर लिया लोगों ने बहुत कुछ। अभी तो सारे आप देखो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, मोस्टली वो बिजनेस ओनर जो, मतलब मेरे ध्यान में नहीं है कोई बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो 2 घंटे नहीं निकाल सकता। निकालना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसे है ही नहीं। ओके, सबने ऑटोमेट कर दिए, मतलब कुछ ना उनका भी कुछ टाइम बच रहा ऑटोमेशन है। में चले गए, वो बहुत पहले चले गए थे, अब ये आने से और बढ़िया हो गया उनके लिए, चलो जी ये भी कर दिया। आप सीईओ के साथ साथ आरएसएस से भी जुड़े हैं। आरएसएस से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ करीब करीब, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को कि इसका कैसे कुछ देखते हैं आप अपनी लीडरशिप में और पर्सनल लाइफ में, जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें। बिल्कुल देखना है। एक्चुअली क्या है, जैसे टीम बिल्डिंग क्या होती है ना, आप आरएसएस से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, हमारे आरएसएस की जो वर्किंग समझते हैं कि कैसे काम करती है, संघ कैसे काम करता है। तो एक शाखा, एक छोटी इकाई है जो मतलब आपके मोहल्ले में लगती है, जिसमें आप बच्चे खेलते हैं, और उसका एक मुख्य शिक्षक होता है। वो मुख्य शिक्षक सब बच्चों को खिलाता है, और कोई भी उत्सव आता है तो उत्सव की तैयारी करता है, बनाता है, सब बच्चों के साथ मिलकर बनाता है। अगर शाखा के एक मुख्य शिक्षक ने 3 साल तक शाखा चला ली ना, तो वो लड़का कहीं भी नहीं झुकेगा, वो लीडर बन चुका है। वो लीडर बन चुका है। उसमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटी आ चुकी है, उसमें मैनेजमेंट आ चुका है, उसको इवेंट मैनेजमेंट पूरा आ चुका है ना, उसको भीड़ में बोलना आ चुका है, उसको ये पता है कि कैसे मेरे को जब क्राइसिस हो जाए तो कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे संभालना है। इससे बेहतर क्या और कहीं कोई जगह हो सकती है, कोई पैसा भी नहीं लगता। अगर नॉर्मली देखा जाए हर चीज को पैसे से तोलते, तो संघ में ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बात बताइए मैंने आपको, है ना। एक्चुअली वो नाम में ही है, स्वयं सेवक। स्वयंसेवक, स्वयंसेवक का मतलब है स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला। स्वयं की उसको ऐसे खेल खेल में ऐसे सिखा देना, ऐसी पद्धति और ऐसा मेथड कहीं है ही नहीं पूरी दुनिया में। एक दूसरी चीज और है कि दुनिया में जितने भी संगठन है ना, वो सब आपको ये बताते हैं कि उनके अधिकार क्या है। जितने भी संगठन बनाए वो किस आधार पे बने, तुम्हारे अधिकारों की वो हो रही है, उपेक्षा हो रही है, तुम्हें अपने अधिकार चाहिए, इस संगठन में आओ, तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखानी है, इस संगठन में आओ। ऐसे करके अधिकारों की रक्षा के लिए संघ ही एक ऐसा संगठन है जो आपको कर्तव्य बताता है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है। अधिकारों से पहले हाँ, समाज के प्रति, खुद के प्रति जी, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी में कुछ गलत हो जाए उसके प्रति कर्तव्य क्या है, ये एहसास कराने का काम संघ करता है ना। जो लोग इस संघ को पॉलिटिकली वे में देखना चाह रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि बीजेपी है क्या, क्या है। संघ अलग ही बनाई इसलिए था। एक व्यक्ति में परिवर्तन क्या ला सकता है कोई संघ से जुड़ने के बाद, मैं वो अपने आप में फील करता हूं। मैं मेरे जैसे हजारों को जानता हूं जिनमें ऐसा परिवर्तन है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना कौन सिखा रहा है? संघ। आप बताओ कि जैसे मान लो हम अपने घर में रहते, जो हमारे माँ बाप वाली पीढ़ी होगी, नॉर्मली क्या सिखाते हैं घर में, दूसरे की पंचायती में मत पड़े, अपने घर काम से काम ले, पढ़ाई में मन लगा, दूसरी चीजों में मत जाए, खेल बाद में लेना, पहले 10th में नंबर नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी, 12th में ये हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा घर में क्या पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है? कोई व्यक्ति क्या बनना चाह रहा है? एक्चुअली वो तो बच्चा बस बनना क्या चाह रहा है?
बच्चा डेवलप होकर बनना क्या चाह रहा है, क्या बनेगा वो, एक मशीन या एक पैसे कमाने की मशीन या फिर एक क्या बोलते हैं नंबर लाने की मशीन बोल सकते हाँ हैं। नंबर लाने की मशीन कहते हो। एक वो जो मैं कह रहा हूँ ना, जिनकी जॉब पे खतरा है अभी, वो यही बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे निर्माण कर रहे हैं। रट्टू तोता जो बोलता है। कि व्यवहारिकता जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा और एक इस मैनर में नहीं आएगा जिसमें, जैसे संघ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो खेल खेल में ये सिखा देते हैं कि आपको टीम कैसे बनानी है, एक्चुअली आप अपने साथी को कैसे रखना चाहिए, है ना। कि ये कहा जाता है कि भाई आपको, जैसे आपको ये बोला ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, जी। ऑफिस पॉलिटिक्स का क्या मर्म क्या है कि साहब ऑफिस में एक दूसरे की खींचतान करना, ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए, ये तो है। क्या भाव है ये, जबकि वो आपकी टीम का हिस्सा है। घृणा। घृणा, तो सोच रहे हैं, क्यों ये मेरे से अलग है। पहला भाव ये है। संघ क्या सिखा रहा है, शाखा में आ रहा है ना, मेरे साथ खेलता है ना, मेरा है। ना कोई समाज, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, कुछ भी नहीं है, ये मेरा है, इसकी चिंता करना मेरा काम है। तो उसकी चिंता करना मेरा काम है। और मतलब आत्मीयता एक बार पैदा हुई उन दो लोगों में, फिर आनंद ही आनंद होता है। तो संघ में जाने से आत्मीयता और आनंद दोनों मिलते हैं। आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं भी जो हूँ आरएसएस का रहा था, बचपन में ऐसे खेलता था, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज मैंने टेक अवे की है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मतलब आपको जाना है। मैं उस टाइम पे था जब पैंट भी नहीं थी, वो जो आती है निक्कर। हाँ निकर आती है, वो थे तो रेगुलर वो पहन के जाना है। एक डिसिप्लिन, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आप अपने साथियों कुछ नहीं बोल सकते, वो सारी चीज डिसिप्लिन सिखाते पर हैं। एक बात आपने समझी, आपने बोला कि डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जी। जोर जबरदस्ती सिखा रहे हैं क्या? नहीं। नहीं ना। कैसे सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं? आपको पता भी नहीं लगता कब 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 क्लास में डिसिप्लिन सिखाने का क्या तरीका है। मार बेंच पे खड़े हो जाओ, जी, बाहर खड़े हो जाओ, है ना, आपने एक हेड डाउन कर लो। क्या सिखा रहे हो बच्चों को, है ना। आप एक बच्चे को, मतलब किसी ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, लाइन में खड़े हो जाओ, घंटी बजे तो दिमाग चालू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, हेड डाउन करके बैठो, चुप रहो। ये सब कहाँ कहाँ सुनते हो, ये सब सारी बातें स्कूल में सुनते हो जी। ये सब किस चीज के लक्षण है? आप एक आदमी को, जो जीवंत एक लाइफ है, उस लाइफ को आप एक मशीन बना की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहे हो, और बचपन से आप उसको मारते हो बिल्कुल एक तरह से। आदमी की, जैसे हमारे वेदों में भी लिखा, कई बार ये बात हुई कि एक आदमी की कैपेसिटी ना, उसको खुद को नहीं पता उसको। हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे मतलब चीजें ग्रंथों में लिख के चले गए, कहाँ से लिख गए वो ऐसे। उनको खुल के सोचने की, खुल के जीने की मौका मिला। इसलिए हमारे गुलामी की मानसिकता की वजह से और गुलामी में रहने की वजह से हमें जो शिक्षा पद्धति मिली, उसमें हमें बनाना ही यही था। उन्होंने तय किया कि हमें ऐसे लोग चाहिए। अच्छा क्या है, सब के बीच में चुप रहो तो वो सबसे अच्छा बच्चा है। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा ना, वो तो गलत है। उन्होंने कहा चुप रहो, चुप करा दिया उसको सामने। फिर आपके दोस्त के साथ, यानी क्लास में आपके दोस्त के साथ, उसको बिना किसी बात के अगर डांटा जा रहा है या उसको दंड दिया जा रहा है या फिर कोई भी पनिशमेंट दिया जा रहा है, आप बोलो मत, आपका मतलब नहीं है, अपने पढ़ाई से मतलब रखो। क्या है ये? अंग्रेजों ने क्या सिखाया था कि तुम्हारे भाई को भी मारने चले जाऊं तो भी तू मेरा, चूंकि तू मेरा नौकर है तो तुम्हें चुप रहना है। हमको ट्रेनिंग वहां से मिली, हमने वो समाज में खड़ा कर दिया। आप देखो, आपको किसी को मतलब थोड़ी जाता, कोई किसी बहन बेटी को छेड़ रहा हो, दूसरे आते थोड़ी हैं, नहीं आता। नहीं। सारी समस्याओं की जड़ वो ये मानसिकता है। एक्चुअली ये कर्तव्य सिखाता है आरएसएस। तो इसको छोड़ के जब खुलेपन से आपको कोई चीज दी जाएगी ना, तो आप एक्सेप्ट करते हो। झूठ नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट किया मैंने, ऐसे होता है। ईमानदारी करूंगा, अपनी ईमानदारी से काम करूंगा, अपने जो भी कार्य मेरे को मिलेगा वहां ईमानदारी से काम करूंगा, है जो मेरे से अपेक्षा जाए वहां उपस्थित रहूंगा। एक वाक्य चलता है संघ में, जहां अपेक्षित वहां उपस्थित।
कौन है सबसे बढ़िया आदमी, जहाँ अपेक्षित है ना, जहाँ उसकी जरूरत है ना, वहाँ वो जरूरत है। रहता है, वो है सबसे बढ़िया आदमी। एक्सपेक्टेशन पे खरा ऐसे नहीं कि जो पैसे वाला है ये बढ़िया आदमी है, ये फलाने जी हैं ये बढ़िया आदमी है। जहाँ अपेक्षित, नरमुंड की व्यक्ति की सार्थकता को मापना, ना कि ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना, नरमुंड का महत्व है ना, इन चीजों का नहीं है उसका। कि ये आदमी खड़ा है ना, उसकी शक्ल सूरत जाति भेदभाव भाषा कैसी भी है, वो आदमी खड़ा है मेरे लिए, खड़ा है मेरा, वो आत्मीयता की आत्मीयता। भावना, तो ये सब सीखा। इसलिए अच्छा इंसान बनाता है, लीडर वगैरह सब बात की बात है, अच्छा इंसान व्यक्ति बनाता निर्माण एक ही लक्ष्य है, व्यक्ति निर्माण बहुत टफ लक्ष्य है, ऐसे नहीं होगा। जब भी तो 100 साल हो गए, अभी भी कर रहे हैं, है जी। धीरे धीरे लगे हुए हैं। कोई चीज कैसी बातें बताता है, कोई कैसी बातें बताता है, सब तरह की बातें हैं, सब तरह के जवाब है। पर असली जो संग है देखना हो ना, तो खुद जाए बिना नहीं देख सकता कोई। किसी को लगे कि ये तो बीजेपी के, ये फलाने जी हैं, भागवत जी हैं, उनके भागवत जी हैं नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस अलग है। जो चीजें हैं उनको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। एंड समझने वाला, जैसा आपने एंटरप्रेन्योरशिप में बताया कि मजा आता है, वैसे इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता है, फ्लो में जाता है। आनंद के बिना आप देखो, एक तो आत्मीयता के बिना आप कुछ, आत्मीयता से ऐसे ऐसे टीम बिल्डिंग में भी है। आपने कोई टीम बनाई, अगर सिर्फ पैसों के लिए आपने किसी को रखा हुआ है ना, उस बंदे ने सोचा है कि मैं पैसों के लिए यहाँ काम करता हूँ, 1 साल बाद उसको दूसरी जगह और पैसे मिलने वाले हैं, छोड़ के जाएगा पक्का से। आपने बोला कि पैसा भी दूंगा, आत्मीयता भी दूंगा, भाई बनाऊंगा, वो कहेगा यार बुरी स्थिति में भी साथ रहेगा। ऐसे है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टीम ऐसी बनी है अभी। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ इस बात को कि मेरे पास ऐसे लोग हमने खड़े कर पाए कि जो जी। मेरे बुरे समय में भी साथ थे, आज ठीक है तो ठीक में भी साथ है, बहुत अच्छे से। आप एज ए सीईओ जब किसी को हायर करते हैं टेक में, क्या देखते हैं ज्यादा, डिग्री या स्किल? हम लोग डिग्री तो बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देखते। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम देखते हैं उसको काम आता है कि जिस प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई किया है, उसका प्रोफाइल का कुछ काम किया हुआ है क्या पहले से, उसको किस तरह से करता है, उसका काम कैसा है। और हमने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में से निकल के अगर बच्चा जा रहा है, तो डिग्री भले ही उसके पास कोई भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये डिग्री वगैरह भी, मैं बता रहा हूँ कि आप आने वाले 5 साल में इस डिग्री की वैल्यूज खत्म होने वाली है। ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए रह जाएंगी, और सरकारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी ना, सरकारी नौकरियां भी नहीं रहने वाली हैं ज़्यादा। जो भी बच्चे अगर सरकारी नौकरी के हिसाब से पढ़ाई करके और वैसे लगना चाह रहे हैं, मैं प्लीज़ 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 छोड़ दो वो सब, दुनिया को देखो, एनालाइज करने का तरीका बदलो, और तब अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ये सब तो यंग जो इंजीनियर्स है, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको क्या देखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको ये देखना चाहिए कि वो कुछ स्किल के साथ डेवलप हो रहे हैं या नहीं। क्या स्किल्स? पहले कि मतलब मान लो उनको कोई एक जैसे मान लो कोई बीटेक कर रहा है, फाइनल ईयर में आ गया, उससे मैं पूछूं कि आपने क्या क्या लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, क्या आपने इम्प्लीमेंट करके देखी थी कभी। मोस्टली हमारे पास फ्रेशर्स जो बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया भी है इम्प्लीमेंट तो बहुत बेसिक लेवल का, वो उस टफनेस पे गए ही नहीं कभी। या तो कह लो कि उनकी जो एग्जाम में जो आने वाला है वो उसी की तैयारी कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, वो नंबर्स के पीछे मत भागो। आप ये देखो, इंजीनियरिंग में आप हो और आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट लाइव करके उसको रन नहीं किया है, तो इसका मतलब आप पीछे रह जाओगे। आप करो उसको, इट मीन ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करो, फेल होने की करो, अभी फेल तो और क्या ही पास है। की चिंता मत करो, एग्जीक्यूट करो कि मैंने ये भी बनाया, और हर साल करो। मैं तो कहता हूँ 4 साल या 4.5 साल जो भी आपको लगते हैं इंजीनियरिंग में, उस पीरियड में आपके कम से कम नहीं तो 12-15 प्रयोग तो ऐसे होने ही चाहिए जिनको आपने एग्जीक्यूट किया है जी। कि साहब मैंने ये भी करके देखा था, इसमें ये हो गया था, अच्छा बुरा जैसा भी हुआ था, आप बता तो पाओगे कम से कम। पर क्या कर ही नहीं रहे। लास्ट ईयर में जाके बच्चे कुछ करते हैं, वो सोचते हैं इंटर्नशिप मिलेगी, इंटर्नशिप में मिलेगी, करेंगे, सिखाएंगे। इंटर्नशिप। अच्छा एक बात बताइए, इंटर्नशिप आपको कोई रखना चाहे, कोई आईटी कंपनी इंटर्नशिप रखे, वो क्यों आपको सिखाएगी? एक रीजन दे दो कोई भी, क्यों सिखाएगी? उसके यहाँ आप काम करोगे नहीं, वो ले ही नहीं रहा फ्रेशर्स को, या तो इंटर्नशिप करके वो क्या सिखाएगा आपको? मान लो कोई चीज, वो ऐसा जॉब देगा आपको जिसमें आपको एक तरह लेबोरियस जॉब करना है,
कर लो, जो आगे काम नहीं आएगा। वो जो आगे काम नहीं आना। क्या इंटर्नशिप करना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आप, और एक और चीज, किसी भी कंपनी की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी सीखने के लिए। इतना सब मटेरियल पड़ा है, आपकी इच्छा चाहिए, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आप हर सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हो। एआई भी आ गया अब तो हेल्प करने के लिए। कुछ भी कर सकते हो, मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरे बच्चों ने अभी 8th में उन्होंने एक ऐप बना ली, वो ऐप को एग्जीक्यूट कर लिया उन्होंने। उनके कोई अपने स्कूल में कोई कंपटीशन में वहां पे वो नंबर 1 भी आ गए, है ना। कैसे कर ली? मेरे से बात ही नहीं करी उन्होंने, खुद से सीखा। सब कुछ से सीख लिया, रिसर्च करना सीख गए कैसे करना है। तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप रह जाओगे पीछे। तो मैं तो इंजीनियरिंग वालों से और जो भी टेक्निकल लाइन में आ रहे हैं ना जो लोग, उनसे कहूँगा जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके और सब कुछ अवेलेबल है उसको सीख कर, जो भी आइडियाज उन्हें एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके फिर आओ ना। फिर आप तय कर लो कि मुझे कुछ साल जॉब करना है, फिर मुझे अपना बिजनेस करना है, तो वो करने आओ। अभी जैसा आपने आपकी बेटी का बताया, 8th क्लास वाली बच्ची का, एक 14 साल की बच्ची का एक अभी न्यूज में आया था जिसमें उसने उसके पापा के बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया उसने। वो बेटर इंडिया पे भी स्टोरी है, उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया एआई से, और फिर फादर के फ्रेंड्स के बच्चों को, फ्रेंड्स के बिजनेस को भी उसने ऑटोमेट कर दिया। अभी पता चला कि वो उसका बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है कि उसके फादर को उसने अपने नौकरी पर रख लिया। अब फादर ने कहा मेरे बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं बच रहा, तेरे वाले में ज्यादा बच रहा है, तो तुम मुझे सिखाओ, उसमें ज्वाइन करो, आई विल फाइंड सम कस्टमर फॉर यू, है ना। तो ये हो रहा है। तो आप ना ये जो यंग जनरेशन आ रही है ना, इसकी नॉलेज को आप क्लास और स्कूल में नहीं बांध सकते। आपको एक दिशा देनी है उन्हें, कंस्ट्रक्टिव दिशा। माँ बाप के लिए बता रहा हूँ, माँ बाप का फर्ज ये होना चाहिए कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना सिखाएं, और उस टूल को कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं ना, इस पे आप ध्यान दो। फिर आप रोको मत उन्हें, वो एक एंडलेस जर्नी पे जा रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है उनको पर। जी, जैसा कि आपकी जो अपनी शुरुआत हुई थी थिंक मोर, तो थिंक मोर ज्यादा सोचने के लिए आपको थोड़े फ्रीडम देनी होगी। हाँ, बच्चों को बिल्कुल देनी, कंस्ट्रक्टिव वे में सिखाने के लिए। क्या लाइफ लेसन आपने एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ सीखा है, आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? लाइफ लेसन यही है कि जो मैंने अभी तक, मुझे लगता है कि मतलब एक वो जाकिर खान के एक लाइन है ना कि काम 19 चल जाएगा, आदमी 20 होना चाहिए। ये मैंने भी मतलब समझा इस बात को कि क्या आदमी बढ़िया होना चाहिए, काम तो सब हो जाते हैं, ऐसे नहीं थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सब ठीक है। आदमी बढ़िया चाहिए, आदमी की वैल्यूज ठीक होनी चाहिए, है ना, ईमानदार होना चाहिए। किसको रखोगे, जैसे आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसको एम्प्लॉय रखना चाहोगे? ईमानदार हो पहला, दूसरा मेहनती हो, तीसरा अपने पैसे को अपना समझे और दूसरे के पैसे को दूसरे का ही समझे, चौथा इंटेलिजेंट होना चाहिए। चौथा है ये इंटेलिजेंट, ये हाँ, ये नहीं हो तो भी चलेगा। ये शुरू के 3 वो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल ये आदमी बनाते हैं, ये काम करवाएगा बस। काम तो हो जाता है, काम तो क्या है, थोड़ा बहुत देर लग जाएगी, थोड़ा ट्रेन होने में टाइम लग जाएगा उसको, कि सब ठीक है 2 महीने की जगह 6 महीने में सीख जाएगा। पर उसकी वैल्यूज अगर एस्टेब्लिश हो, और मान लो वो इंटेलिजेंट हुआ और ये 3 वैल्यू नहीं हुई, क्या करेगा वो? कोई मतलब नहीं है, वो ईमानदारी, वो धोखा करेगा, ईमानदार नहीं है तो उसे इंटेलिजेंट का बनेगा क्या? तो ये सीखा मैंने तो पूरे जर्नी। अभी काम 19 चल जाएगा, आदमी 20 होना चाहिए। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी एक्सपर्टीज और आपकी जो इनसाइट्स है, आपकी गाइडेंस है, ये दर्शकों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ, ऐसे ही एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।